द बिग पिक्चर विथ आरकेएम, इसमें आप सभी का इन सारे विषय जिस पर हमने अब तक चर्चा की, इनके विस्तार में, इनके पीछे, पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स, इस पर हम जाते हैं एनालिसिस करने के लिए। हमारे साथ IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, हमने पहला फेज देखा, बेहद ही लोगों को, सबको लगा कि ये एक तरफा है, नीरस है और बड़ा ही फ्लैट सा गया। वोटिंग प्रतिशत के बाद में अचानक से जाने क्या हुआ कि दूसरे चरण में हर दिन के साथ नए मुद्दे, नए ऐसे चर्चा में आते विषय दिखाई पड़े जिनसे पूरा चुनाव प्रभावित हो सकता है। तो पहले और दूसरे चरण की वोटिंग, जिसके काउंटडाउन के कुछ घंटों पहले हम बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है, क्या फर्क दिखा इन दोनों चरणों में? देखिए पुनीत, पिछले फेज से लेके और इस फेज तक नर्मदा और महानदी में काफ़ी पानी बह चुका है। जो चुनाव हमें एकदम नीरस और ठंडा लग रहा था पहले फेज से, वो अब एकदम से गर्मा गया है। और इसके पीछे जो है वो 3 कारण है पहले। लेकिन नीरस क्यों था? बेसिकली नीरस इसलिए था कि शुरुआत में ही बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया था, एक एजेंडा सेट कर दिया था 400 पार का, और जो विपक्ष था वो यही कह रहा था कि भाई 400 तो पार नहीं होने देंगे। और दूसरा नरेंद्र कि आएगा तो मोदी ही। तो उसको लेके जब पहले फेज में जब हमने देखा कि वोटिंग कम हुई, लोग घर से बाहर निकले नहीं वोट देने के लिए, तो और एक बात और भी सामने आई कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिसमें 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात थी, महंगाई की बात थी, बेरोजगारी की बात थी, वो भी कुछ ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा था। और वोटिंग कम होना और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के कुछ लोगों की बातें लोगों के समझ में आना, इसको लेके बीजेपी को और खासकर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उनको एकदम से चौंका दिया कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। और फिर उन्होंने गियर बदला एकदम। जब उन्होंने गियर बदला तो 3 बड़ी बातें जो पहले फेज से इस फेज को अलग करती हैं कि सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ही ये बात उठाई कि भाई देखो, कांग्रेस तो ये कह रही है कि वो जनता का जातीय और आर्थिक सर्वे करवाएगी, और जिसका पास ज्यादा धन है, यानी आपके घरों का सोना और मंगलसूत्र लेकर वो किस में बांट देगी? मुसलमानों में बांट देगी। तो उन्होंने फिर ये एक हिंदू मुसलमान के अपने उस पर जाने की जो उनकी पुरानी सी एक ट्रिक है, उस पर शुरू किया। दूसरा फिर क्या हुआ कि अचानक से अमेरिका से सैम पित्रोदा जी टपके। कौन से सैम पित्रोदा? हुआ ही हुआ वाले, आपको याद होगा पिछले चुनाव में। और उन्होंने ये जो इनहेरिटेंस टैक्स, जिसको विरासत टैक्स कहा जाता है, वो छड़ी मोदी जी को पकड़ा दी। और 2 दिन से मोदी जी लगातार उस छड़ी से जो कांग्रेस की पिटाई कर रहे हैं, कांग्रेस पूरे डिफेंसिव मोड में चली गई। और जो तीसरी बात हुई, वो जिस तरीके से हमने भाषण में देखा कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, उनके प्रति जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वो बहुत अच्छा, इट्स नॉट टेस्ट में अच्छा नहीं है। मतलब किसी भी बुजुर्ग के लिए आप कितने भी विरोधी हो सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। आप उनको किस तरीके से एड्रेस करते हैं, और आखिर वो देश के प्रधानमंत्री, उम्र में भी बड़े हैं, आपके अपोनेंट है, ये बात सही है। तो ये बात आज बहुत लोगों को घर कर गई, और उस बात का मेंशन मोदी ने आज अपनी चुनावी सभा में किया। हालांकि कांग्रेस में प्रियंका गांधी खासकर और दूसरे नेता डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन वो डिफेंसिव मोड में चले गए हैं। उन्होंने भरपूर कोशिश वो कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों को कहें कि नहीं, मोदी जी इसमें कई बात गलत बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी प्रति 2 घंटे एक सभा कर रहे हैं और बराबर उन बातों को बोल रहे हैं। तो इसलिए ये जो सारी बातें हुई हैं, उसने इस फेज को काफ़ी दिलचस्प बना दिया। और अगर कल हम देखेंगे कि वोटिंग ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा वोट करने में बाहर आते हैं, तो ये बात बीजेपी के पक्ष में जाएगी, क्योंकि अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो इसका माना जाता है कि लोग पॉजिटिव वोट करने आ रहे हैं, वो बीजेपी के पक्ष में वोट करने आ रहे हैं। बिल्कुल, तो वोटिंग परसेंटेज पर नजर रहेगी। और जिस तरह से आपने बताया कि पहला चरण नीरस रहा और उसके बाद दूसरे चरण आते आते चुनाव प्रचार बहुत आक्रामक हो गया। जब आक्रामक हुआ तो अलग अलग मंचों से जमकर वार पलटवार भी हुए। लेकिन इन सबके बीच रवि जी, चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषणों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस भेजा है। इसे किस तरह से देखते हैं? क्या इसका कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखो, ये बहुत एकेडमिक होता है हितेश। क्या है कि इस बार एक नई चीज ये हुई है कि जो नोटिस इलेक्शन कमीशन ने दिया है, वो दोनों पार्टी के अध्यक्ष को दिया है, जेपी नड्डा को दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया है, क्योंकि उनका ये मानना है
कि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपके स्टार कैंपेनर हैं उनकी भाषा संयमित होनी चाहिए, वो सोच समझ के बोलने चाहिए, और अगर वो स्टार कैंपेनर तो उनके लिए उनको ये जिम्मेदारी है कि वो एक आदर्श प्रस्तुत करें। तो इस बार उन्होंने नोटिस पार्टी अध्यक्ष को दिया है और 29 तारीख तक का समय दिया है जवाब देने का, 11 बजे तक। लेकिन ये हर चुनावों में होता है, हर पार्टी अपने दूसरे पक्ष के लोगों, जो विपक्ष के लोग होते हैं, उनकी भाषाओं को लेके, उनकी सोच को लेके, उनके भाषणों को लेके शिकायत करने जाती है, लेकिन बहुत ही रेयरली इसमें कुछ होता है, और होता भी है तो बहुत देर तक होता है, जब तक कि चुनाव खत्म हो गए होते हैं। तो ठीक है, एक नैरेटिव, एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, लेकिन इससे चुनाव पे कोई असर नहीं होने वाला। चलिए, भले चुनाव पर असर ना हो, लेकिन जनता के मन पर कितना असर होता है? जनता के मन में जो रवि जी कह रहे हैं कि आपको अपने से कम उम्र में, अनुभव में बड़े देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा, इस तरह की शैली शोभा नहीं देती, खासतौर पर तब जब आप स्वयं अपनी यात्रा में मोहब्बत की दुकान चला रहे हो। फिर आपको क्या इस तरह के बयान अपने सबसे सामने के बड़े चेहरे के लिए यूज करना चाहिए? देखते हैं क्या इस पर आगे कांग्रेस का स्टैंड रहता है। बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, जुड़ करके पूरा विश्लेषण और हर पहलू सामने रखने के लिए।